पहले आप सबको पता ही है कि हमने आस्क इंडियन क्रिकेट सेक्शन कहीं ना कहीं किया था और हम बीच में लगातार ये सेक्शन करते रहते हैं, जहां पर आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमसे आपने जो भी जहन में आपके सवाल होते हैं वो आप पूछते हैं और हम उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, हम अपनी राय उस पर रखते हैं। तो खैर इसी प्रोसेस में एक ईमेल हमारे पास कल कहीं ना कहीं आया, कुंदन यादव जी, हाँ ये वो नेम थे जिन्होंने एक ईमेल हमें किया और उन्होंने हमसे कहा, ये उनका जो ईमेल है वो आपके सामने ऑलरेडी है। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपका रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपका रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ और अभी आपने रिसेंटली आस्क के आंसर क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। शायद उन्होंने मिस आउट कर दिया होगा आस्क का सेक्शन की अगर बात करें तो। ये पूरा ईमेल है वो आप देख रहे हैं। बस इसी तौर पर 3 उनके सवाल यहाँ पर रहे हैं। उनके जो सवाल रहे, सबसे पहले उन्होंने एक चीज कही कि क्या कुशल बुरतल, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी को सिर्फ T20I के लिए कहीं ना कहीं प्रेफर करना चाहिए नेपाल टीम को, अगर हम बात करें, क्योंकि ओडीआई में उन्होंने जो है उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है, ना ही कंसिस्टेंसी है। पहला सवाल उनका ये रहा। और दूसरा सवाल उनका एक चीज और रहा, उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर भी रहा कि क्या किस तरीके की उन्होंने एक प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट की है, भेजी थी, जो आप मेल में देख भी रहे हैं कि क्या इस तरह की प्लेइंग 11 सही रहेगी। और उनका जो दूसरा सवाल था कुल मिलाकर वो ये था कि आरिफ को नंबर 5 पर अगर ओडीआई में लगातार बल्लेबाजी दी जाए, उस पोजीशन पे उन्हें फिक्स कर दिया जाए और साथ साथ में उन्हें कप्तानी अगर दी जाए तो वो कैसा रहेगा, क्योंकि वो भी डोमेस्टिक में कप्तानी कर चुके हैं, ऐसा उन्होंने अपने सवाल में कहा। और तीसरा जिनका क्वेश्चन था वो ये था कि नेपाल की ए साइड के साथ आखिर क्या हो रहा है, क्या उनको कुछ मैचेस क्यों नहीं होते, क्या उनको लेकर कहीं ना कहीं सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाता, या हांगकांग वगैरह जाकर वो कुछ मैचेस वगैरह या कहीं भी जाकर कुछ मैचेस वगैरह क्यों नहीं खेलते, बिल्कुल साइडलाइन क्यों हो गई है। ये 3 क्वेश्चन। देखिए अब इसका आंसर की जहां तक बात है तो सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो फिर शायद आपको आधा अधूरा समझ में आएगा कि हम कहना एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। ऑलरेडी ये सब आंसर्स हम कई बार आर्टिकल में या हमारे एनालिसिस में भी दोहरा चुके हैं और वापस हम आपने ईमेल किया है, तो मुझे चलिए आपका जवाब जरूर देना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज तो जरूर हो जाती है कि अभी जो आपने पूछा कुशल बुरतल, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी को सिर्फ T20 में प्रेफर अगर किया तो कैसे रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए ओडीआई में या फिर किसी भी एक फॉर्मेट में अगर आप किसी एक प्लेयर को पिक करते हैं, एक पिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उन्हें कुछ अच्छे मौके दें, लगातार उन्हें मैचेस दें, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि 2-3 मैच किसी को खिलाकर फिर आप कहें कि देखिए उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, इन्हें निकालो टीम से बाहर, ये ठीक नहीं है। आपको एप्रोप्रिएट मौके देने पड़ेंगे, प्लेयर्स को देने चाहिए हर हाल में, तब जाकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इतने मौके देने के बाद क्या आप ये प्लेयर्स खड़े उतरे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन पर या फिर नहीं, और वो मौके इन तीनों को मिले। बिल्कुल क्लियरली है, जो आपने 3 नाम लिए कुशल बुरतल, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी, इन तीनों को वो मौके मिले हैं। ओडीआई की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा ओडीआई में डेफिनेटली कुशल मल्ला के 30 से ऊपर मैचेस हो चुके हैं, दीपेंद्र और कुशल बुरतल के भी 40 प्लस के ऊपर करीब आसपास करीब मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्हें मैचेस नहीं मिले, कंटिन्यूअसली इन्हें काफी मैचेस मिले हैं ओडीआई में। लेकिन क्या कोई भी एक बंदा ये या फिर कोई भी एक चाहे वो कोच हो या फिर कोई भी एक इंसान हो, क्या वो ये कह सकता है कि क्या नहीं इन तीनों में से कम एक ने या 2 ने या तीनों ने ही हाँ अभी तक साबित कर दिया है कि ये ओडीआई के अच्छे प्लेयर, अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी इन्होंने साबित नहीं किया है। चाहे वो कुशल बुरतल हो, कुशल मल्ला हो या फिर दीपेंद्र सिंह एरी हो, इन्होंने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया है। ऐसा क्या ये अच्छे लॉन्गर फॉर्मेट के बल्लेबाज हो सकते हैं, वो उम्मीद भी हमें अभी तक नहीं दिखी है जितनी इनकी परफॉर्मेंस अभी तक यहाँ देखने को मिली है। कुछ स्टैट्स के बारे में आया बात कर रहे थे, इनके एवरेज वगैरह के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं जरूर, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, मौके भी मिल चुके हैं, टाइम भी बीत चुका है और वक्त भी गुजरता जा रहा है। और अगर हम एवरेज पर भी देखें, बैटिंग एवरेज जो इन तीनों ही बल्लेबाजों की ओडीआई में है वो काफी ज्यादा लो है, बिलो एवरेज है। अगर हम देखें कुशल बुरतल का 23 के है, कुशल मल्ला का 24 के अराउंड है, और आप देखें दीपेंद्र सिंह एरी का तो उनका 18 के अराउंड का बैटिंग एवरेज है। तो बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे कि ये पुअर रिमार्क्स है किसी भी एक बैट्समैन के लिए जो ऑलरेडी 30-40 मैचेस खेल चुके हैं। बिल्कुल, तो वो ये अच्छा शो नहीं कर रहा है आपका एक ग्राफ। अब तो बहुत है, जरूर इसे उठाने की तो बहुत जरूरत थी ही। इतने जो मैचेस आपने खेले, तकरीबन 35-40 तक का, 36 तक का एवरेज, 40 तक का एवरेज होना चाहिए था जितने मैचेस आप खेल चुके। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात है, और एक चीज और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहिए, देखिए आपकी इतने सारे मैचेस मिलने के बावजूद भी अभी भी ये सवाल उठते हैं कि क्या ये तीनों ओडीआई में हो सकती है। यही अपने आप में आंसर है कि ये तीनों ओडीआई में नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अगर आप मेरिट के बेस पर देखेंगे तो ये बिल्कुल भी सूरत में ओडीआई में जगह बनाने में अभी तक प्रूव करने में खुद को नाकामयाब रहे। अगर आप ये पूछे, ये क्वेश्चन आपका होता कि क्या कुशल बुरतल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी अपने आप को ओडीआई में एज अ बैटिंग यूनिट प्रूव कर पाए, नहीं, इसका आंसर स्ट्रिक्टली नहीं है। तीनों में से कोई, एक ग्लिम्स आप कुशल बुरतल को आप देख लीजिए, एक इनिंग आती है 10-12 इनिंग के बाद,
फिर 10-12 इनिंग बाद एक इनिंग आती है, फिर 10-15 इनिंग के बाद 10-15, 5-6, 10, 20, 25 ये स्कोर्स नहीं होने चाहिए एक ओडीआई में एक ओपनर के। और आप एवरेज देखिए सिर्फ 23 का, इतना ज्यादा अलग अलग जगह जगह पर खेल के बावजूद भी हमें उसका एवरेज में मिलता नहीं। और एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले हमने भी कहा था, जो आपने प्लेइंग 11 की बात की कि प्लेइंग 11 इस तरह से रहेगी तो कैसी रहेगी, सबसे बड़ी बात तो है कि प्लेइंग 11 स्ट्रिक्टली मेरिट पर कभी भी नहीं होती। ये हम पहले भी आयन कह चुके हैं, उसे आप आयन कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा है। देखिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी और जिनकी भी जो सोचते हैं कि सिर्फ परफॉर्मेंस या मेरिट के बेस पर प्लेइंग 11 सेलेक्ट की जाती है। बिल्कुल, ये कहीं नहीं होता है ऐसा। वर्ल्ड क्रिकेट में आप कहीं भी कह ले, मेरिट के बेस पर कुछ नहीं होता। मेरिट के बेस पर 1-2 प्लेयर को फिल किया जाता है, मैक्सिमम 3-4। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, उसके ज्यादा नहीं होता। फेम देखा जाता है, प्रोविंस देखा जाता है, स्टेट्स, किस स्टेट से वो आ रहे हैं, कौन किसके फेवरेट है, बिल्कुल बोर्ड मेंबरों में कौन किसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो इन सब चीजों से, फैंस के बीच में कितने पॉपुलर हैं कुछ आप प्लेयर्स, बस तो इन सब से ही लिया जाता है प्लेइंग 11। और जैसे कि हमने कहा 2-3 नाम उठा लिए जाते हैं मेरिट के बेस पर, ताकि पब्लिक के सामने और जो जनरल जो आपके मीडिया वाले हैं उनके सामने आकर ये दिखा सके पिक्चर कि हमने 2-3 मेरिट वाले लड़के लिए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर प्लेयर प्लेइंग 11 में आपके बोर्ड फेवरेट्स में कुछ स्टेट या प्रोविंस के फेवरेट्स, या जो बहुत कुछ कप्तान के फेवरेट होते हैं, कुछ कप्तानों के कुछ बहुत ज्यादा फेम लेते हुए आते हैं कुछ प्लेयर, तो ऐसे ही प्लेइंग 11 बनती है। बिल्कुल सही कहा। तो जैसे आपने प्लेइंग 11 बताया कि मेरिट के ये अगर प्लेइंग 11 हो तो मेरिट के बेस पर प्लेइंग 11 होती भी नहीं है। बहुत सारे 4-5 प्लेयर डाल दिए जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारी चीजों को हर किसी को खुश करने के चक्कर के बाद एक प्लेइंग 11 या स्क्वाड तैयार की जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक ये डिसीजन लिए क्यों नहीं गए कि डेफिनेटली T20 में, हमें पहले भी कहा कि T20 में कुछ आध प्लेयर्स अलग होने चाहिए नेपाल के, सेम ओडीआई की T20 में टीम नहीं होनी चाहिए, कुछ आध प्लेयर्स अलग स्पेसिफिक एक टीम होनी चाहिए जहां पर पूरे प्लेइंग 11 ना सके लेकिन 4-5 प्लेयर अलग होने चाहिए जो की फैक्टर्स होते हैं। एक ऑलराउंडर हो, 2 बैट्समैन हो, 2 बॉलर हो, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने ये पूछा कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह हैरी, नो डाउट कि इन्होंने अभी तक किसी भी सूरत में खुद को एज अ ओडीआई अच्छे बैट्समैन के तौर पर प्रूव नहीं किया है। 23, 20, 18, 22 के एवरेज के बल्लेबाज, तो अगर 40-40 मैच बाद भी ये एवरेज है तो डेफिनेटली प्रूव की तो सवाल ही नहीं उठता। ये आप कहते हैं कि उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है ओडीआई में। और क्या इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा? बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि इन्हें हटाया जाए या फिर या देखिए लीग 2 की स्क्वाड आएगी। उम्मीद तो बहुत है कि कुछ अच्छे प्लेयर्स को लिया जाए, जो आपने कहा देव खन्ना, मैन यादव जैसे बल्लेबाजों को अगर कंसिस्टेंसी लगातार मौके दिए जाए ओडीआई में तो क्या अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। जिनके पास इंटेंट वाले प्लेयर्स हैं अगर उनको लाया जाए, उन्हें भी मौका देकर देखना। लेकिन इतने मौके देने के बावजूद भी अगर आप नहीं हटा रहे तो आप समझ जाइए कि सिर्फ मेरिट पर चीजें नहीं होती हैं, स्क्वाड में और भी चीजें ध्यान रखी जाती है। जो हम ये बहुत हार्श फैक्ट हम बता रहे हैं वो आपके ऊपर है कि आपको इसे सही लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद आपका सवाल था आरिफ को लेकर कि नंबर 5 पर उन्हें अगर बल्लेबाजी दिया तो कैसा रहता। देखिए ज्यादातर मेरे ख्याल से उन्होंने बल्लेबाजी शायद नंबर 6 पर करी है, नंबर 5 पे भी की होगी, लेकिन नंबर 6 पर जो उनकी बल्लेबाजी है और उसमें जो उनका जो रन्स है वो इस वक्त एसोसिएट की जितनी भी टीमें खेल रही है उनमें सेकंड हाईएस्ट है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए जितनी भी इस वक्त एशियन टीम है उनमें उनका स्कोर सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट है। जेजे स्मिथ के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने उसमें, हालांकि एवरेज उनका लगभग 28 का है। ये लिस्ट आपके सामने है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने आप उस लिस्ट को अगर निकाले तो ये वो लिस्ट है। देखिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने वाले इस वक्त जो टॉप स्कोरर हैं एसोसिएट्स में वो कौन कौन है इस वक्त की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे जेजे स्मिथ, दूसरे पे आरिफ शेख, फिर उसके बाद ये लिस्ट आपके सामने आ जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स इसमें से रिटायर भी हो गए या फिर टीम से बाहर भी चल रहे हैं। तो स्कॉट एडवर्ड्स नो डाउट सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, नंबर 6 पर उनका एवरेज भी शानदार है, लेकिन आरिफ रनों में वहां पर आकर बैठते हैं। तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरिफ की जो प्लेस है वो सबसे पहले फिक्स होनी चाहिए, एक स्पॉट फिक्स होना चाहिए कि आरिफ को हमें किस डाउन पर भेजना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम कभी कभी देखते हैं, कभी कभी कुशल मल्ला को भेज दिया जाता है, कभी किसी और को भेज दिया जाता है, कभी कभी आरिफ ही आते हैं, लेकिन ये रखना चाहिए कि एक फिक्स उनका एक डाउन ऑर्डर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। और हाँ स्टे उनका जो पिच में वो काफी लंबा रहता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और जहां तक आपने कप्तानी की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो उनका रोल फिक्स हो, टीम पे डाउन फिक्स हो, फिर उनकी कंसिस्टेंसी हो। 2019 से लेकर अब तक 70 मैच करीब नेपाल ने खेले हैं ओडीआई में, उसमें से 54 में वो खेले हैं, 16 मैचेस उन्होंने मिस आउट किए। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी सी बेटर करनी होगी। कप्तान उसे उन्हें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आप कोच और सीनियर सिलेक्शंस पर डिपेंड करेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, परफॉर्मेंस उठेगी और ज्यादा उठनी होगी और बेहतर करना होगा, करते वो अच्छा ही रहे, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन पे ध्यान देने की जरूरत है कि किस ऑर्डर में उन्हें भेजना है। और बल्ले से भी उन्हें इससे और अच्छा करना होगा, बहुत अच्छा करना होगा। ऑब्वियसली देखिए अच्छा करने
की तो गुंजाइश जी। आपको खुद ही दिख जाएगी। जो 27 का एवरेज भी इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल 40 के अराउंड का एवरेज जरूर होना चाहिए। और जब आप ऊपर के बल्लेबाज होते होते चले जाते हैं ना, जो आप सेकंड डाउन थर्ड डाउन तक के जब बल्लेबाज होते जी। हैं, उनको ही कम से कम ये एवरेज जरूर होना चाहिए कि वो 40 के ऊपर पुश करे। 40 के ऊपर, उससे नीचे मामला थोड़ा खराब रहता जी है। हाँ। अच्छा नहीं लगता एक शो करने में कि आपका बैटिंग एवरेज कई मैचों बाद 35-40 मैचों बाद भी आपका एवरेज 40 टच नहीं कर रहा। तो इस पर थोड़ा सा आरिफ ध्यान दें, लेकिन टीम मैनेजमेंट को भी उन्हें थोड़ा सा मेक श्योर करना होगा कि प्लेइंग 11 में वो रेगुलर हो और डाउन ऑर्डर फिक्स हो। डाउन ऑर्डर फिक्स हो। बिलीव जब आप किसी को बिलीव ज्यादा दिखाएंगे तभी वो आपको थोड़ा रिटर्न करके देंगे। लेकिन कोई कोई होते हैं जो बिलीव का गलत इस्तेमाल भी कर बैठते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर जरूर होते हैं जो बिलीव का सही इस्तेमाल करते हैं, वो पे बैक सही टाइम पर करते हैं। तो आरिफ पे शायद थोड़ा सा और बिलीव दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आपको बिलीव किन प्लेयर्स पे करना है और इन्वेस्ट किन प्लेयर्स पे करना है। इन्वेस्ट से हमारा मतलब है टाइम इन्वेस्ट किस पे करना है, कि आप ज्यादा मौके देना चाहते हैं, ये भी अच्छे से सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि शायद आप जबरदस्ती किसी T20 बल्लेबाज को ओडीआई का प्लेयर बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं, इस चक्कर में आप कुछ अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात हो जाती है। तो पहले उनका रोल फिक्स हो, उनका ऑर्डर फिक्स हो, फिर उसके बाद आगे देखा जाए कि कैप्टनसी वगैरह वो अलग चीज है, लेकिन ये पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ प्लेयर। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका रहा था कि नेपाल की ए साइड, इसको लेकर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी ऑलरेडी बना चुके हैं और हम वो लगातार कह चुके हैं, नेपाल ए साइड अभी तक जितना देखा गया है सिर्फ पेपर पर बनाई हुई टीम नजर आती है। सिर्फ एक भरने के लिए कि हमारे पास अब नेपाल ए साइड है, हमारे पास अब रेड बॉल टूर्नामेंट है। रेड बॉल टूर्नामेंट की बात हम कर चुके हैं, आपने ए साइड का पूछा। ए साइड अभी तक ये लगती है कि सिर्फ बनाने को बनाकर रख दी है, एक दो सीरीज कराकर ठंडे बस्ते में साइड में पड़ी हुई है। क्या नेपाल की ए साइड है? हाँ ए साइड है, ये देखिए ए साइड। क्या नेपाल की ये साइड रेगुलर खेलती है? क्या ये साइड जिस मकसद से बनाई गई थी, क्या वो चीजें होती है? क्या वो चीजें करा रही है टीम क्रिकेट बोर्ड? दूर दूर तक वो चीजें नहीं होती है। ए साइड को ऐसे हैंडल नहीं किया जाता जैसे बनाकर छोड़ दिया गया है। तो डेफिनेटली जो आपने कहा सीरीज खेलनी चाहिए, तो ट्रैवल करना चाहिए, ए साइड को मैच खेलनी चाहिए, वो हम पहले भी वीडियोस में कह चुके हैं, बिल्कुल करना चाहिए। ए साइड ऐसे नहीं कि 8-8-9 महीने तक घर में बैठे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और होना भी चाहिए। जितना होगा, जितना गेम्स खेलेंगे उतना इंप्रूव होंगे। डेली क्रिकेट तो यही जानता है कि जितना आप खेलेंगे उतना आप सीखेंगे। बाकी शायद बहुतों की सोच पता नहीं कौन। और इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जितना आप खेलेंगे उतना आप सीखेंगे, उसमें आपने सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। नहीं, वो तो वरना जो आपने 3 नाम लिए, कुशल मल्ला, दीपेंद्र और वो तो ओडीआई में खेल रहे हैं, फिर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? आप ये सोच रहे होंगे इस बयान के बाद, तो वो सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, वो इंटेंट होना चाहिए। आप अगर हर बॉल को 6 मारने की सोचेंगे तो आप ओडीआई क्रिकेटर तो बनने से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा है। इच्छा और एक खुद से एक प्यार होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इससे प्यार है, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इसको हाथ से जाने नहीं दूंगा। इस तरीके की एक सोच प्लेयरों की, बल्लेबाजों की दिमाग में होनी चाहिए, तो बेहतर है। और यही हमारा कहना। बिल्कुल, अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी बनने के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत लंबा टिकेंगे। अगर आप अपनी जगह बचाने के लिए कुछ इनिंग्स खेलेंगे तो आपकी लंबा आपका जो वो है परफॉर्मेंस है, लंबा जो स्टे है आपका, वो टीम में कभी नहीं जरूर। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये आंसर मिल गए होंगे कुंदन यादव जी। तो यही आंसर था हमारा जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब इसको आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। आपने हमसे राय पूछी, यही स्टेक आंसर है और यही प्रैक्टिकल है। आप लॉन्गर फॉर्मेट में जब तक अच्छे नहीं होंगे, आप कुछ भी करते रहिए, कितना भी आपका हाइप हो जाए या बज हो जाए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे नहीं होंगे, चाहे आप प्लेयर हो चाहे आप टीम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, शेयर जरूर करिए।